बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन करामी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर नवाज़ शरीफ साहब की री लॉन्चिंग की बात की जा रही है और आज हमने कल भी देखा नवाज़ शरीफ साहब जिस तरीके से उन्होंने अपनी डॉटर मरियम साहिबा के साथ बैठ के जिस तरीके से अपने जो ज़िमनी इलेक्शंस के न्यूली इलेक्टेड जो मेंबर्स थे उनके साथ मुखातिब हुए। और आज भी एक इनॉग्रेशन थी, एक सीएम पंजाब का जो एक इनिशिएटिव था कोई प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, फ्री घर के हवाले से कोई ऐसा इनिशिएटिव था, उसमें उन्होंने वहाँ पे भी बात की। ये माहौल ज़रा थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड पिछले 6 महीनों में मैं कहूँ तो इस तरीके से है कि जब से ये हुकूमत बनी उसके बाद कोई मंजर आम पे नवाज शरीफ साहब आए नहीं नज़र। लेकिन फिर ये नवाज शरीफ साहब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और स्क्रीन के ऊपर हुकूमती मामलात के अंदर या सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करना, मुदाखलत तो मैं नहीं कहूँगा, एक किस्म की वो इंटरफेरेंस जिस तरीके से अपना इनपुट दे रहे हैं। इस इनपुट के बाद अब बहुत सारे हलकों से जो है वो ये तजिया आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को जो है क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी मिल गई है, मे बी वो जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हों। क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये भी एक तासुर है कि मौजूदा हुकूमत में विजन और तख्लीक का फुकदान है और सब जो है वो कुछ अंगूठा छाप लग रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें विजनरी लीडरशिप का किरदार के हवाले से, तो इसमें जो मुक़्तदरा है मौजूदा हुकूमत के सेटअप से अगर नाराज़ नहीं तो मैं ये कहूँगा तो खुश भी नहीं है। क्योंकि इस हालत में नवाज शरीफ साहब का या बिलावल भुट्टो साहब का आना एक चीज़ जो है वो कोई अलार्मिंग नहीं होगा, लेकिन ये सेटअप किस तरीके से चलेगा, क्या इसके अंदर नवाज शरीफ साहब की गुंजाइश बनेगी। दूसरी जानिब ये भी एक बहुत बड़ा तजिया है कि क्या जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुंजाइश बनती है। क्योंकि कल ही मेरे प्रोग्राम के अंदर आपने देखा हो तो फैसल चौधरी साहब ने ये कहा और डिफरेंट और भी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने तकरीबन सीनियर रहनुमा है जिन्होंने सुहेल अफरीदी से ये बात करके कहा कि आप जो है वो अपना जो बिहेवियर है वो थोड़ा अग्रेसिव कम रखें ताकि हम कोई स्पेस बना सकें। और दूसरी जानिब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी जो है वो तब्दील करने की बात की जा रही है। तमाम जो मंजरनामा है इस पर थोड़ी सी आज प्रोग्राम के अंदर डिटेल इस पर डिस्कशन करेंगे। और मैं ख़ास तौर पर शाहिद हकान अब्बासी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और ख़ास तौर पे IMF की रिपोर्ट के हवाले से बात की। IMF की रिपोर्ट के हवाले से साथ साथ उन्होंने बात की कि मौजूदा सेटअप जो है वो नाकाम हो चुका है, हुकूमत नाकाम है, अदलिया पर सवालात उठाए उन्होंने। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा कि हुकूमत गवर्नेंस और करप्शन कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। इन तमाम तर मामलात पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में आमिर कुरैशी साहब हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PTI लाहौर हैं, और जनाब ज़हीम कादरी साहब हैं, जनाब शाहिद हकान अब्बासी की पार्टी से एफिलिएटेड है, जो अवाम पाकिस्तान पार्टी है उनके पंजाब के कन्वीनियर हैं, और जनाब आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होंगे। मैं कुरैशी साहब की इजाज़त से ज़रा कादरी साहब आपसे ज़रा जानूंगा कि जो मौजूदा एक जिस तरीके से एक डिस्कशन हो रही है, हम अगर थोड़ा सा माजी देखें पिछले 5-6 महीने के अंदर जिस चीज़ का माहौल बनाया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। फिर जिस तरीके से एक परसेप्शन ये है कि ये जो सेटअप है मौजूदा वो उसमें कोई क्रिएटिविटी या किसी किस्म का मुतासिर कुन इम्पैक्ट है नहीं, खासतौर पर ग्रास रूट लेवल पे। तो आप क्या समझते हैं जिसकी ये डिबेट की जा रही है नवाज शरीफ साहब की रिलॉन्चिंग के हवाले से, आप इसको कितना जो है वो संजीदा समझते हैं? देखिए, संजीदा नहीं, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल एक जाहिलाना कोशिश है जी। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस मुल्क में है वो इस मुल्क की माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशो मॉरल पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो कि बिल्कुल निगेट हो चुकी हुई है पिछले 3.5 बरस से, और मुल्क चल नहीं रहा भाई। असल मसला ये है कि इस गाड़ी को किसने चलाना है और किस तरह चलाना है। तो वो IMF ने तो पर्दा चाक कर दिया ना कि 53,000 अरब रुपए की करप्शन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आप जो कोशिश कर रहे हैं लोगों को एक फर्स्ट फिगर्स के जरिए बताने की कि वाकईतन हमने बड़ी चीजें तब्दील कर दी हैं, तो लोगों को उसके समरात मुयसर नहीं आ रहे। अगर किसी किस्म की मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी आ रही होती और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो लोगों तक पहुंच रहे होते तो यकीनन लोग आज 60% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे ना जाते ना जी। पिछले 3.5 बरस में जो क्वांटम था तकरीबन 49-50% लोगों का जो खत्ते गुर्बत से नीचे थे, आज वो तकरीबन 60% पे चला गया। तो अगर कुछ डिलीवर हो रहा होता तो ये इस मुल्क के साथ ना हो रहा था। मिडिल क्लास अवेलेबल नहीं रही,
पंजाब जैसे बड़े सूबे में जहाँ पे जो हम बेसिकली एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, जो आपने एग्रीकल्चर के साथ किया है, वो आपको नजर आ रहा है। यानी कि 3400 रुपए की गंदम कॉस्ट की भी 2200 रुपए पे 2300 रुपए में जब फार्मर बेचेगा तो आपका मतलब उसके बाद वो किधर जाएगा? आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लीजिए, आपका ट्रेड डेफिसिट देख लीजिए, आपका ग्रोथ रेट देख लीजिए, डॉलर टू रुपी पैरिटी देख लीजिए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो देख लीजिए। तो मजाक हो रहा है ना भाई। अगर हर पैरामीटर जो है उसमें 20-30% गिरावट आ गई है, और IMF जो आपका सबसे बड़ा डोनर है, जिसकी तरफ आप देखकर अपनी सांस लेते हैं और जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, उन्होंने आपको कैटेगोरिकली डिक्लेयर कर दिया है कि आप एक करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, स्लगिश और डिसऑनेस्ट सिस्टम है। तो इस सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क्स है। इस सिस्टम में शहबाज शरीफ वजीर आजम हो, नवाज शरीफ साथ आके वजीर आजम बन जाए, मरियम नवाज वजीर आजम बन जाए, बिलावल भुट्टो बन जाए, बात तो मुल्क चलने की है। मेरा मसला इन लोगों से नहीं है। अगर ये जाली हुकूमत, अगर ये फॉर्म 47 के जरिए इस मुल्क की इक़्तिदार पर काबिज हो गए हुए किसी की ताकत इस्तेमाल करके, तो मुझे इसमें भी कोई इतराज नहीं है। भाई मुल्क को चला दो। ये बैठे हैं PTA वाले, पूछ लीजिए इनसे कौन जीता कल नॉर्मल इलेक्शन। 80-80 हज़ार वोट से इलेक्शन हारे हुए लोग इन्होंने लाके असेंबली में बिठा दिए। जब आपका कनेक्ट ना हो ना गवर्नमेंट का विद पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो आप उनकी डिलीवरेंस कर भी रहे हो तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि लोगों ने आपको इलेक्ट नहीं किया हुआ। आपका कनेक्ट नहीं है, आप जानते नहीं है कि लोगों की क्या फीलिंग्स है इस वक्त आपके बारे में, लोग क्या सोच रहे हैं इस मुल्क के बारे में। लोग इंटरेस्टेड नहीं है। कल आपने एक बाई इलेक्शन करवाया, जो मेरा केस है, मैं ये केस प्लीड करता हूं कि आपने एक बाई इलेक्शन कराया, उसमें 18% वोटिंग रेट था। आप मुझे बताइए, यानी कि तकरीबन 82% लोग जो थे वो इस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो इन्होंने डिसमेंटल कर दिया है, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, और कुछ हिस्सा इसमें इमरान साहब ने भी डाला था। आज लोग इस डेमोक्रेसी में इंटरेस्टेड नहीं है भाई। वो समझते हैं कि इस डेमोक्रेसी कुछ नहीं दे रही, तो इन्होंने तो जमहूरियत से भगा दिया लोगों को। तो अगर ये इस मुल्क के हुक्मरान रहेंगे तो जिन्होंने रखा हुआ वो रख ले, फिर ये चलेगा नहीं। इस तरह चला के दिखा दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि मुल्क इन हालात में इन लोगों से नहीं चल सकता। लोग इनके मुंह पे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनल डोनर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर शाये हुए हैं इनकी वजह से, क्योंकि ये चोर और डाकू हैं। दैट इज वेरी सिंपल, नो रॉकेट साइंस। ठीक है कुरैशी साहब, कल जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा है ये तमाम सारा जो मलबा है वो आप लोगों पे डाल दिया है, कि जो IMF की बात की, या इसके साथ साथ उन्होंने बात की कि इमरान खान को जो लाने वाले हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए, उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक तो ये इसमें भी थोड़ी सी आपकी राय चाहिए। दूसरा, आप क्या समझते हैं अगर नवाज शरीफ साहब को लाया जाता है, ठीक है, अगर वो फिर प्राइम मिनिस्टर चौथी बार बन जाते हैं, क्या फिर तब्दीली आएगी? क्या फिर आप लोगों के लिए मजीद मसाइल बन जाएंगे, या कुछ मामला और तब्दील हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब लगार से गुजारिश ये है कि कादरी साहब ने बड़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें की हैं, उनकी बहुत सारी बातें जो है वो वैलिड हैं जी। एग्री करता हूँ उनके साथ कि ये सिक्के के दो रुख हैं। अगर आप नवाज शरीफ साहब को ले आए या शहबाज शरीफ साहब को ले आए जी, तो मेरा ख्याल है कि शायद नवाज शरीफ साहब के आने से और बदतरीन हालात हो जाएं इस मुल्क के। देखें, नवाज शरीफ की इस बात पे तो मैं कहूँगा हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ठीक है जी। इनको लाया गया था, जब आपने देखा कि इनको प्रोटोकॉल मिला, मैंने भी देखा, आपने भी देखा कि जब इनसे कबूतर छुड़वाए गए और वहां पे एक जलसा करवाया गया मीनारे पाकिस्तान के ऊपर, और ये इनको तसल्ली दे के और इनको कंफर्म करके लाया गया था कि आपको हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। लेकिन वो तो ये पिट गए यास्मीन राशिद साहिबा के हाथों। जो इनके हालात हुए हैं वहां पे, क्या इनमें कोई मॉरल या कोई सियासी जुर्रत या कोई रह जाती है कि ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की तरफ जाएं? पहले तो मियां साहब अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करें ना, जिस सीट से वो जीते हैं। अभी कादरी साहब ने कहा कि फॉर्म 47, तो ये पूरा पाकिस्तान तो फॉर्म 47 पे चल रहा है। देखिए ना, जिस हल्के में आप बैठे हुए हैं, यहाँ से सलमान अकरम राजा जीते हुए हैं जी, और हमारे पास पूरे फॉर्म 45 मौजूद हैं। इसी तरह डॉक्टर साहबा जीती हुई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को रातों रात RO भी रात के 2 बजे चेंज हुआ, सारी दुनिया ने देखा, और उसके बाद रिजल्ट चेंज करके उनको जितवा दिया गया।
तो क्या ये मैं समझता हूँ जो बंदा इस तरह के रिजल्ट लेने के बाद वो किसी सीट पे आएगा तो वो क्या हालात करेगा इस मुल्क के, वो आप समझते हैं। और जो पिछले 3 टर्न्योर मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजारे हैं जी, क्या उनमें क्या कौन सी दूध और शहद की नहरें बहती थी इस मुल्क के अंदर, कौन सा किसान जो है वो खुशहाल हो गया था, कौन सा जो मजदूर था। वो तो कहते हैं जी जो 22 के बाद हमने सारा प्रॉब्लम जो है हमने पाकिस्तान को स्टेबल किया और IMF जो है वो उसके अंदर आप अच्छा इसमें थोड़ी मेरा टेक ले लें जी। अब आपको पता है कि मुल्क जो है अभी वो डिटेल में कादरी साहब ने बताया, मैं एक और ऐड ऑन कर दूं, GSP+ से भी निकलने जा रहे हैं आप। अच्छा हाँ जी, उसके ऊपर भी उनकी ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं और वो उनका वफद आ रहा है, ये ऐड ऑन कर लें कि उसके बाद आपकी इकोनॉमी के हालात क्या होंगे जब आप उसमें से निकल जाएंगे। हमारी कोशिशें और काविशें सारी दरी की दरी रह जानी है जो हमने की इस मुल्क के लिए, और ये आगे है बेड़ा गर्क करने के लिए। वो पंजाब का हाल आप देखें कि क्या कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि ये मियाँ साहब को बना ले प्राइम मिनिस्टर, ये भी अपना जो है वो पंजाबी कहते हैं चाह पूरा करके देख लें कि क्या होता है। लेकिन इस मुल्क के हालात देखें तभी बदलेंगे कि जब इनकी सोच में कोई तब्दीली आएगी, जब जमहूरियत की बहाली होगी, जब जमहूरियत परवान देखिए, जब बंदा आता है इसी नीयत के साथ है कि मैंने किसी के कंधों पे सवार होके आना है, तो वो क्या हालात बेहतर करेगा। उसको पता है कि जी मैंने सुबह उतर जाना है, मुझे जो हुक्म मिलना है मैंने उसके मुताबिक करना है, तो फिर वो अवाम के बारे में नहीं सोच रहा होता, वो सिर्फ उसके बारे में सोचता है जिसकी वजह से वो कुर्सी पे बैठा होता है। जो बंदे अवाम की वजह से कुर्सी पे बैठते हैं वो अवाम के बारे में सोचते हैं, जो किसी और ताकत की बलबूते पे आते हैं वो उस ताकत के बारे में सोचते हैं, वो और किसी चीज के बारे में नहीं सोचते। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब आ भी जाए तो हालात उससे बदतरीन होंगे, बुरे होंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं नहीं समझता कि कोई मियां नवाज शरीफ को लाने की इतनी को तैयारी होगी या उनको लाया जाएगा, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, वो सोच सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल आना उनका मुश्किल है क्योंकि बंदे में शायद कोई ग्रेस हो। इसमें देखिए कल की अगर हम ये देख लेना प्रेस टॉक जो उन्होंने की, ठीक है, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने भी और मरियम नवाज साहिबा ने भी सरसरी सा जिक्र किया शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से। उन्होंने पंजाब के जो है वो उनकी परफॉर्मेंस के पलंदे बांध दिए और उसके साथ साथ उन्होंने अपने दौर की बातें गिनवाई। मतलब शहबाज शरीफ साहब को कोई एडमायर कर नहीं रहे। यहीं से बात मैं जरा कादरी साहब से कर लेता हूँ। कादरी साहब, आपको वैसे आपका इनके साथ शरीफ फैमिली के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है, आप क्या समझते हैं जो मौजूदा सेटअप है मैं कादरी साहब आपकी तरफ आता हूँ, जरा हमें ज्वाइन कर लिया है बाजवा साहब ने, मुस्लिम लीग नून से हैं तो उनका मौक़िफ़ लाज़मी है। गुजारिश यही है, मौदबाना सा सवाल है, अगर आप नाराज ना हो तो जैसे कादरी साहब और कुरैशी साहब की गुफ्तगू तो आपने मुलाहिज़ा फरमाई होगी, नवाज शरीफ साहब के आने के कोई इम्कानात हैं? आजकल के अखबारात उठा के देखें, सोशल मीडिया उठा के देखें तो यही ट्रेंड चल रहा है जी, चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ। और दूसरी बार जो मैं हवाला दे रहा था कल का, तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में सरसरी सी गुफ्तगू और मरियम नवाज साहब की परफॉर्मेंस के बारे में, या माजी में जो नवाज शरीफ साहब का दौर था उनको जो है वो बड़ा डिटेल डिस्कशन किया कि हमने ये किया। तो आप क्या समझते हैं, ये जो रूमर्स हैं क्या ये सच में तब्दील हो सकते हैं फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया जी। गुजारिश ये है कि पार्टी पॉलिसी में या पार्टी की किसी मीटिंग में या कहीं आपके जराए या किसी दोस्त के जराए ये कहते हो जी कि कभी मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बात का इजहार किया हो जी कि मैं दोबारा अपने ही बनाए हुए जो प्राइम मिनिस्टर है या अपनी ही बनाई हुई टीम जो है, आई मीन टू से अबाउट कैबिनेट, या पंजाब में उनकी बेटी जो है, मरकज में उनके भाई हैं, पंजाब में उनकी बेटी हैं जी, और हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं, सारा कुछ उनके मशवरे से हो रहा है, इस्लामी मुशावरत से होता है जी। जो पॉलिटिकल फैसले दीगर जमातों के साथ या कोलिशन पार्टी बनती है या गवर्नमेंट बनी है, तो डिनाई भी तो वैसे माजरत के साथ बाजवा साहब डिनाई भी तो नहीं किया अभी तक। अगर आपके पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारात के अंदर ये छापा जाएगा या सीनियर सहाफ़ी जो है या टीवी चैनल्स पे ये गुफ्तगू होगी, उसके बाद अगर एक बार नवाज शरीफ साहब कह दें कि मुझे इस ओहदे की जरूरत नहीं है, मैं अपने भाई के साथ एतमाद में हूँ, उनकी परफॉर्मेंस में एतमाद में हूँ। सर मैं अर्ज करूं, ये देखें ये जो बातें हुई हैं वो जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं जी, उसके बाद जो न्यूली इलेक्टेड हुए हैं उनके सामने ये बातें हुई हैं।
और कतई तौर पे आपको आपके इल्म में है, पूरा मीडिया ये जानता है, पूरे रिपोर्टर आप जैसे बड़े बड़े जो साथी हैं वो ये जानते हैं कि मियां साहब बहुत कम गुफ्तगू करते हैं। और मेरा ख्याल है वही तो अलार्मिंग है, वही तो शॉकिंग है हमारे लिए, जो बहुत कम गुफ्तगू करते थे वो आजकल बड़ा स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल र्यूमर्स हैं, लोगों की अपनी ये तख्लीक करदा सोच है। ना पार्टी में ना मियां नवाज शरीफ साहब में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम ये सारी रिजीम चेंज करके मियां नवाज शरीफ साहब को लाएं। अच्छा, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है परसों वाले दिन, और उन्होंने जो एग्रीमेंट की बात की है, खास तौर पे जो आप लोगों का पहले एग्रीमेंट की बात हुई थी पीपल्स पार्टी के साथ कि 2.5 साल का सेटअप होगा, अगर उसमें वो मुतालबा करते हैं तो फिर क्या होगा? फिर देखें सर, ना तो कोई ऐसी कोई कमिटमेंट है जी, और ना ही ऐसा कोई प्लान है। ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ऐसी कोई बात है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसी बात है। और जो कहीं भी किसी भी मुआदे में या वर्बली या किसी स्टेटमेंट में आज तक ये साबित नहीं को कर सका कि हमने ये कहा था कि 2.5 साल हम आएंगे और 2.5 साल आप आएंगे। कतन कोई ऐसी बात नहीं है। ये पूरे का पूरा टेन्योर जो है ये मियां शहबाज साहब जो है वही बतौर प्राइम मिनिस्टर इसको कामयाबी से गुजारेंगे। ठीक है कादरी साहब, जरा खास तौर पे आप IMF पे भी रोशनी डाल रहे थे, ये तो तमाम सर मसाइल हो गए। अगर हम खास तौर पे बात करें एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अपोजिशन का तो मेन रोल होता है। अपोजिशन के अंदर आप लोग भी अपोजिशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन है। अब खास तौर पे एक और बात भी सामने आई है कि क्योंकि नवंबर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सेंसिटिव मंथ समझा जाता है, तो आप क्या समझते हैं अपकमिंग दिसंबर के अंदर ये सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा जो है वो स्पेस दी जाएगी एज ए पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ को भी, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि कोई रास्ता फिर और कोई इख्तियार होगा? देखिए, पॉलिटिकल स्पेस हासिल करना तो PTI का मतलब इनका राइट है ना जी। देखिए, अगर आप रियलिटी देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो PTI है। इसमें तो मैं तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई इख्तलाफ तो नहीं कर सकता। आपने बात अल्फाज यूज किए डेमोक्रेसी के जी। देखिए मेरे भाई, डेमोक्रेसी जो होती है ना जी, उसका एक बाकायदा लेड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। आप मुझे बता दीजिए कि कोई एक डेमोक्रेटिक नॉर्म इस मुल्क में फॉलो होता है? मैं तो यहाँ जमहूरियत कहता ही नहीं, यहाँ जमहूरियत नहीं है, यहाँ पे ओलिगार्की है। ओलिगार्की एक ऐसी टर्म है जिस तरह एरिस्टोक्रेसी होती है, ऑटोक्रेसी होती है, डिक्टेटरशिप होती है। ओलिगार्की एक टर्म है जिसमें कुछ लोग इकट्ठे होकर पैसे के जरिए पर इक़्तिदार पर कब्जा करते हैं और फिर पैसे के जरिए उस इक़्तिदार को तूल देते हैं और लोगों को पैसे के जरिए उसमें शामिल करते हैं, और जो उसमें शामिल होते हैं वो भी पैसा बनाने के लिए आते हैं और फिर पैसा लगाकर अपने आप को दोबारा इक़्तिदार में ले आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये ओलिगार्की है, यह डेमोक्रेसी नहीं है। कोई बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है। अगर यहाँ पे एक प्रॉपर पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता, डेमोक्रेसी के सारे नॉर्म्स फॉलो हो रहे होते, तो आज इस मुल्क में जमहूरियत का ये हाल ना होता जिस तरह इलेक्शन होते हैं। आप मुझे बताइए कि 10-20 करोड़ रुपए के बगैर कोई आदमी इलेक्शन लड़ सकता है इस मुल्क में? तो ये डेमोक्रेसी कहती है आपको? आपने सारी चीजों को कंडेंस करके सिर्फ और सिर्फ पैसे की और इक़्तिदार के असूल की जंग बना लिया। ये जो पॉलिटिकल पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि हमारा नैरेटिव जो है वो तरक्की और तमीर है, तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, ठीक है कादरी साहब, कब से है जी? पिछले 3 साल में तो 3 बार उन्होंने नैरेटिव बदला है। कभी वो कहते हैं वोट को इज्जत दो, कभी वो कहते हैं तरक्की को इस्तेमाल करेंगे, कभी वो कहते हैं कि हमारे लोग जो है वो गालियां देते हैं, हम शराफत की सियासत करते हैं। तो जब आपका नैरेटिव है ही कोई नहीं, तो आप नैरेटिव किस तरह कह रहे हैं कि आपका बिक रहा है? आपने कहा हमारा नैरेटिव जो है वो कामयाब हो गया। भाई आप अपना पहले नैरेटिव वाज़ेह तो कीजिए, है क्या? आप हर 6 माह बाद तो नैरेटिव तब्दील कर लेते हैं अपना, तो आप किस तरह कह सकते? तो जमहूरियत का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स फॉलो नहीं होते, बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है। पैसे की ताकत से, ताकत के पैसे से और ताकत की इंक्लूजन से यह सब कुछ होता है। अगर होता रहेगा तो तभी ये जो डिलीवर नहीं कर सकता निजाम, क्योंकि जो लोग इस वक्त असेंबली में बैठे ना भाई, उनको ये जरूरी नहीं है उनके लिए कि जिनसे वोट लेके आए उनके लिए कुछ करें, क्योंकि वो वोट लेके नहीं आए। अगर वो वोट लेके आए होते तो उनको ये ख्याल होता कि ये लोग जो हमें वोट देते हैं हमें इनके लिए कुछ करना है ताकि अगली दफा में वोट मिल जाए। उन्होंने तो फिर उस तरह ही आना है। तो अगर उन्होंने उस तरह आना है तो फिर उनको लोगों के लिए करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये तो सिंपल फिनोमेना है ना। अगर किसी का IQ लेवल की बात है, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बयान कर रहा।
तो मसला ये है कि सारा फ्रॉड और फॉल्स और एक फसाद है जो क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हर वो शख्स कामयाब हो जाता है जिसका कहीं टाका भिड़ा हुआ है। तो अर्ज ये है कि भाई मियां नवाज शरीफ जब आएंगे आ जाएंगे तो क्या उसके बाद तेल निकल आएगा पाकिस्तान में? पैसे किधर से आएंगे? आ गया सर पॉइंट। सर आपका पॉइंट आ गया सर जनाब का पॉइंट आ गया सर। मैं आपकी तरफ आता हूँ कुरैशी साहब। सर क्योंकि अपोजिशन का अहम रोल है, उसके अंदर अपोजिशन लीडर्स का भी अहम रोल है। अपोजिशन लीडर्स के हवाले से आपके जो नॉमिनेटेड खान साहब की तरफ से जो महमूद खान अचकज़ई साहब थे, या पर वे जो अपर सेनेट की भी बात की गई, वो अब पार्लिमानी कमेटी है या स्पीकर साहब ने मेरे ख्याल में कोई एतराज़ लगा दिया था, कोई नए नाम जो है वो आपके सामने आए, कोई पार्टी ने रखे हैं? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल इस पे बात हो रही है, लेकिन गुजारिश ये है इनकी, तो इनका तरीकाकार यही है, इन्होंने सिस्टम को चलने नहीं देना। हमने ये भी तो बात है ना कि ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर जो है वो अपोजिशन में लेके उनका लीडर बना दें। देखें, ये जो अभी बना है, ये जो 6 सीटों के ऊपर ये इलेक्शन हुए हैं जो अभी जीते हैं मुस्लिम लीग नून, तो उसके बाद इनके पास जाहिर है कि एक सादा अक्सरियत आ गई है, और अब उसके बाद इनकी कोशिश होगी कि ये जो पीपल्स पार्टी के साथ अभी आप जो बात कर रहे थे मुआहदे हैं, जो 2.5 साल वाला इनका मुआहदा था उसको तोड़ा जाए और पीपल्स पार्टी को वॉश आउट करके साइड लाइन किया जाए, और उसके बाद ये अपनी ही 5 साल हुकूमत करें। तो उसमें हो सकता है कि ये पीपल्स पार्टी को कहेंगे जी आए आप अपना, लेकिन उनके मेरे ख्याल नंबर उतने तो नहीं होंगे, नंबर उनके कम है। दूसरा ये है कि ये अभी इलेक्शन की कादरी साहब बात कर रहे थे, बात हो रही थी, तो ये 18% भी जो है ना वो बनाया गया है। ये टर्नआउट कोई 5-7%, 8% से ज्यादा है ही नहीं है। देखिए वो इलेक्शन कुरैशी साहब, इलेक्शन वाली ना मैं दूसरे चंक में इस पे थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी पॉलिसी के हवाले से, कल आपके मेरे फैसल चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में भी ये चीज़ वाज़े कह के गए हैं, और ख़ासतौर पे जो तब्दीली की बात की जा रही है बैरिस्टर साहब के साथ, जो उस पर मैं आता हूँ क्योंकि ब्रेक का टाइम होने का। ब्रेक से पहले ज़रा बाजवा साहब आपका टेक मैं इस हवाले से लेना चाहूँगा, अपोजिशन के हवाले से, कि ये कोई बात इसमें कुछ सदाकत है कि पीपल्स पार्टी को फिर वो रोल देने जा रहे हैं आप? अगर ऐसा कर दिया अगर आपने फिर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी फिर एक पेज पे आ गए, तो फिर आप लोगों का क्या होगा सर? देखिए बात सुने, आपको अगर याद हो वो 90s में जब मोहतरमा बेनजीर के साथ मिसाके जमहूरियत हुआ, और उसके बाद आपने देख लिया कि पाकिस्तान की तमाम जो असम्बलियां थी उन्होंने 5 साल पूरे किए गए उसके बाद जब से मिसाके जमहूरियत हुआ। और आज अगर ये लोग ये समझते हैं कि हमने कोई अगर इनके साथ कोई MOUs किए हैं या इनके साथ कोई कमिटमेंट की है या इनके साथ हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, तो हम इसको इस असेंबली के टेन्योर तक 5 साल के लिए मुकम्मल करेंगे। कतई तौर पे ये हमारी ख्वाहिश नहीं है कि अगर हमें 5 या 6 सीटें बाजवा साहब इस तरीके की बातें अगर आप या आपकी पार्टी करेगी तो क्या फिर 28th अमेंडमेंट फिर कबूल हो पाएगी? आप नहीं समझते सेनेट के हाउस के अंदर, सेनेट के अंदर उनकी सबसे ज्यादा सीट्स है, 27 सीट्स है उनकी। हम अपनी बातों से कभी भी डिसोन नहीं करेंगे। हमने जो बातें तय की हुई हैं, ये पार्टी के दोनों पार्टियों के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, हम उस अंडरस्टैंडिंग को 5 साल के लिए कमिटमेंट को पूरा करेंगे। किसी भी सूरत हम अपनी ये जो हमारे पास सादा अक्सरियत है, वो भी बिल्कुल ये लोग गलत कह रहे हैं, सादा अक्सरियत हमारी अकेली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है, वो तो एमक्यूएम के साथ है ना, एमक्यूएम को मिला के, बाप पार्टी को मिला के इस्तेकाम पाकिस्तान को हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि हम एक बड़ी जो पार्टी है जिसकी बड़ी सीटें हैं सिंध में, उनको साथ कोई ऐसा काम करें। कतई तौर पे ये लोग अपनी सोच है इनकी पार्टी लीडरशिप में या पार्टी पॉलिटिक्स में या हमारी जो कोलिशन है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ना हम ऐसा सोच रहे हैं, ना हम ऐसा सोच सकते हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और हम किसी सूरत उनको नाराज नहीं करेंगे। और उनके जो लोग छोटा सा सवाल ले लें, बाजवा साहब एक मासूमाना मेरा सवाल ले लें इस पे। अच्छा, वो जो बात होती थी वो लाड़काना की गलियों में घसीटने की, पेट फाड़ के पैसे निकालने की, वो बातें किधर चलेगी सारी? वो किस्सा माजी हो गया कि वो मिस्टर 10% का खिताब दिया गया था, उसके बाद वो कहते थे लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा, कोई कहता था लाड़काना जाऊंगा,
कोई वो हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकता था, वो सारी बातें किधर चली गई? वो कोई सियासी बसीरत रह ही नहीं गई इस मुल्क के अंदर। जो आपके दिल में आना है वही करना है। आप जवाब ले ले बाजवा साहब। आप जरा हौसला रखना मेरी बात सुनने का। जी 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 सुन लेना आप जी। ये जो किस्सा परीना है हमारे साथ, ये बात करना और उसके अलावा हमारे खिलाफ पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर हमले की बात करना, यार कोई बात करते हैं आप, ये सियासत ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। नहीं मेरी बात ये जवाब नहीं है बाजवा साहब, जवाब दे टू द पॉइंट है। जो मैंने सवाल किया है कि वो बातें आप करते थे कि घसीटना है, जलसों में होती हैं, जो बातें जलसों में होती हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप करती है या जिस तरीके से वो कह रहे झूठ बोलती है, हमारी लीडरशिप झूठ बोलती है। क्या नहीं बोलते? मुझे बता दें कि फिर बाजवा साहब कहे ना झूठ बोलते हैं, क्या कुछ क्या आपके लीडर झूठ बोलते हैं? फॉलोअर है वो हिम्मत पैदा करें, जुर्रत पैदा करें। लीडर को डिफेंड करेंगे वैसे कुरैशी साहब। वो लीडर ही नहीं है जो बात से फिरे ना। वो कहता था कि मैं इनको जो लोग इलेक्टेबल्स हैं उनको साथ नहीं लूंगा। ठीक है बाजवा साहब, रहमान के साथ उसने क्या कुछ नहीं किया। सर बाजवा साहब पॉइंट आ गया आपका। ब्रेक का वक्त होने को है, ब्रेक का वक्त होने को है। आप बाजवा साहब तो आपको जवाब नहीं देंगे, कुरैशी साहब मैं जवाब दे देता हूँ। असल में इस चीज का जवाब ये है कि पीपल्स पार्टी इसमें कहती है कि क्योंकि सिस्टम जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो हलचल में था इलेक्शन के फौरन बाद, हमने सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए हम इत्तेहादी बने। अभी तक हमारा कोई एक ही मैनिफेस्टो नहीं है, वो ये कहते हैं सर। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इसे मजीद डिस्कशन करेंगे, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तंजीमी जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, उसमें क्या वो इस वक्त जो है वो उस चीज़ का शिकार है, इस हवाले से बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।